दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। क्रिया के बारे में जानते हैं क्या है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं क्रिया। क्रिया एक बहुचर्चित व्याकरणिक टॉपिक है। अकादमिक परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रिया से संबंधित अनेक सवाल आते रहते हैं। क्रिया को विद्यार्थी प्रारंभिक कक्षाओं के माध्यम से पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिया को लेकर के अस्पष्टता रहती है या क्रिया संबंधित अनेक दुविधा रहती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। हम आज क्रिया की शाब्दिक परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार उदाहरण सहित आपको पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। देखिए, ये हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण की वीडियो कई बार आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटे की बनती हैं। उस टॉपिक को मात्र 5 मिनट में भी आपको बताया जा सकता है, लेकिन आप कितना समझेंगे ये कह नहीं सकते। लेकिन जब वीडियो विस्तार से बन रही है तो उसमें पूरा विश्लेषण एक एक चीज़ को लेकर के, एक एक टॉपिक को लेकर के किया जा रहा है, तो आशा की जाती है कि आप उसे बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि वीडियो लंबी बनना भी कोई इस बात की अनिवार्य शर्त नहीं है कि आपकी समझ में आ जाएगा। समझने और समझाने के दोनों तात्पर्य दोनों पर निर्भर है, समझाने वाले पर भी और समझने वाले पर भी, कि समझाने वाला कितना बेहतर तरीके से, कितने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता है, और समझने वाले पर भी निर्भर है वो कितना सक्रिय रूप से, कितना जुड़ावात्मक रूप से रह करके उस चीज़ को समझने का प्रयास करता है। और दूसरी बात यह है, भले ही ऑनलाइन में इस समय हम बोल रहे हैं, लेकिन आप कमेंट्स के माध्यम से आप भी बोल सकते हैं। जब आप बोलेंगे तो आपके प्रश्न, आपकी समस्या हमारे समक्ष आएगी, तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ये दो तरफा प्रवाह होगा, और जब तक दो तरफा प्रवाह नहीं होता तब तक न पढ़ने में आनंद आता है, न पढ़ाने में आनंद आता है। और सिर्फ आनंद की बात नहीं, उसका जो एक मकसद है, पढ़ाने का जो कार्य जिस नियति से किया जा रहा है पढ़ने पढ़ाने का, उसमें भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो खैर, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, इससे आप जुड़े हुए हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी तरफ से अपनी बात कहिए, ताकि हम और स्पष्ट रूप से उस चीज़ों को रख सकें। तो हम बात करते हैं क्रिया। क्रिया दरअसल कुछ भी करना क्रिया है, और नहीं कर रहे हो तो आप निष्क्रिय हो, न क्रिया। अब उस क्रिया में क्या विशेषता है, कैसे उसको साहित्यिक रूप से हम अध्ययन करेंगे, उसके लिए यह है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब पर्टिकुलर विशेष शब्द से पता लगना चाहिए कि ये काम हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। इन शब्दों से जब वाक्य में इनका प्रयोग होगा तो इन्हीं शब्दों से विशेष रूप से पता लग रहा है क्या हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, क्या काम होगा या हो चुका। इन शब्दों को हटा दें तो वहां द्योतक नहीं होता है कि उस कार्य में क्या किया गया है। क्रिया विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब क्या है? विकारी शब्द का मतलब यह है कि जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। अर्थात जैसा करता है, जैसा पुरुष है, उसके अनुसार उसका रूप, उसका लिंग, उसका वचन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, विकार हो जाता है, बदलाव हो जाता है। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। यह हिंदी भाषा की अपनी विशेषता है। शेष भाषाओं में अन्य विशेषताएं हैं अलग प्रकार की। धातु क्या है? आपने संस्कृत यदि थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से आपने धातु रूप पढ़े होंगे। अब जब आप संस्कृत में धातु रूप पढ़ते हैं तो धातु का सरलीकृत अर्थ क्रिया बताया जाता है भी। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए, जब धातु ही क्रिया है तो फिर धातु अलग से क्या है या क्रिया अलग से क्यों कहा जाता है?
हाँ, इसके पर्यायवाची में जान सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए अलग चीज़ है। इसको आप और गंभीरता समझिए। इसको ऐसे समझिए कि धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है, मूल धातु है। अर्थात धातु से क्रिया बनी है, क्रिया से धातु नहीं बनी है। अब उसमें धातु क्या होती है, क्रिया क्या होती है, हम आपको और स्पष्ट करेंगे उदाहरणों सहित, आप देखते रहें। धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया, क्रिया विकारी रूप है, उसका लिंग वचन ये पुरुष के अनुसार, कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं। चाहे उसके कितने भी रूप बदल जाएं, लिंग बदल जाएं, वचन बदल जाएं, लेकिन उसका जो धात्विक रूप है मूल, वो सभी अंगों में, सभी रूपों में मौजूद रहेगा। क्रिया का बदल सकता है, धातु का नहीं। धातु तो उसी रूप में है जैसे में है। तो ये उसकी विशेषता है। और समझे आप, तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों में क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों से बनती है वो धातु है। उसके बाद उसका क्रियात्मक रूप से रूप बदलता रहता है। जैसे कि उदाहरणार्थ पढ़ना क्रिया को लें, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगा है। अब देखिए, पढ़ ये धातु है मूल। अब इसमें आप प्रत्यय, उपसर्ग या कोई दूसरे अव्यय शब्द लगा करके उसको अलग अलग रूप में गढ़ते रहते हैं, अलग अलग वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार या दूसरे कारण से। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है। इसी प्रकार खाना क्रिया की धातु खा धातु है, ना प्रत्यय लगाने से बनी है। अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे। इस तरह मूल धातु में कोई ना कोई प्रत्यय या उपसर्ग या अव्यय शब्द लगा करके उसको बदला जाता है। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। अक्सर ज़्यादातर क्रियाएं ना जोड़कर बनती है। जैसे कि चल मूल धातु, इसमें ना जोड़ दिया चलना। देख में ना जोड़ दिया देखना। इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का मूल ज्ञात किया जा सकता है। ये अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। हाँ, धातु की यह एक मोटी पहचान है। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। अब क्रिया कैसे कैसे बनती है? धातु तो मूल होती है उसकी, लेकिन उसके अलावा संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि काम प्लस आना, कमाना। अब एक देखिए, ये काम क्रिया है, क्या कहते हैं, काम एक संज्ञा हो गई, आना एक विशेषण हो गया। तो इन दोनों को मिला दिया, या कभी ये भी होता है प्रत्यय मिला दिया संज्ञा में, या उपसर्ग मिला दिया विशेषण में। तो इस तरह से इन सब के मिश्रण रूप से भी निर्माण होता है क्रिया का। दोहरा, दोहरा प्लस आना, दोहराना, ये भी एक क्रिया बन गई। तो इस तरह से क्रियाओं के निर्माण होते हैं। अब हम बात करते हैं धातु के भेद कितने होते हैं। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। अब देखिए, हम यहाँ धातु बता रहे हैं, अभी क्रिया के बारे में और बात करेंगे। तो व्युत्पत्ति यानी कि शब्द निर्माण की दृष्टि से जब शब्द का निर्माण होता है तो मूल रूप से दो प्रकार की धातुएं होती हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। अब मूल और यौगिक में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं, ये हम आगे स्पष्ट कर रहे हैं। मूल धातु और यौगिक धातु दोनों को गंभीरता से आप पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए। मूल धातु स्वतंत्र होती है, अर्थात ये किसी के अस्तित्व में नहीं है, ये स्वतंत्र है, अपना अधिकार रखती है। यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित या निर्भर नहीं होती, जैसे कि खा, देख, पी इत्यादि। जबकि यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। अब यौगिक, यौगिक का अर्थ समझिए आप। योग, उसको और शाब्दिक रूप से अलग कर लीजिए। योग, योग मतलब जोड़, जोड़ यानी कि जिसमें कुछ जुड़ा हुआ हो। बिना किसी सहारे के ये धातु पूर्ण हो ही नहीं सकती, तो इसमें कोई ना कोई सहारा चाहिए, इसलिए यौगिक है, योग से बनी है, जोड़ से बनी है। और वो मूल है, मूल अर्थात बिना किसी सहारे के। जैसे कि स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर मूल होते हैं, व्यंजन किसी न किसी स्वर का सहारा लेकर के बनते हैं। तो ये यौगिक धातु जो है वो किसी प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के जोड़ने से बनती है। जैसे कि खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। अब देखिए, इसमें ना जुड़ गया, इसमें ना जुड़ गया, इस तरह से। इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एक अक्षरी हैं, दो अक्षरी हैं, तीन अक्षरी हैं, चार अक्षरी हैं, धातुएं होती हैं। अर्थात जितने अक्षर हैं उसके अनुसार धातु बन गई, बहुत सारी बन जाती हैं। यौगिक धातु की रचना कैसे होती है वो हम बता रहे हैं आपको। यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है। वो तीन प्रकार कौन कौन से? धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। एक बात ये हो गई। धातु में प्रत्यय यदि लगा दें
तो तीनों प्रकार की धातु बन जाती है, अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। मूल रूप से दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक, कर्मक, अकर्मक। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन धातु में प्रत्यय लगाने से ये तीनों प्रकार बन जाते हैं। कई धातुओं को संयुक्त करने से, जोड़ने से संयुक्त धातु बन जाती है, अर्थात एक से अधिक 2 या 3 धातुओं को एक साथ जब मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो संयुक्त धातु बन जाती है। विशेषण या संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो, ये अगला प्रश्न है। तो संज्ञा और विशेषण दोनों जोड़ दे तो नाम धातु बन जाती है। तो इस तरह से यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती है। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। देखिए बहुत सरल है, प्रेरणा देना या लेना या उससे प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर जो कार्य करे, स्वयं न करके दूसरे से कराए, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे कि काटना से कटवाना। अब काटना यानी कि स्वयं, कटवा यानी कि दूसरे से आदेश देना या निवेदन करना, जो भी है मतलब कहने का। तो ये दूसरा कार्य कर रहा है, आपने कहा है इसलिए या दूसरे ने कहा है इसलिए आप कर रहे हो। तो वहां पर जब दूसरे के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। करना से कराना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है या लिखवाता है। इस वाक्य में मोहन कर्ता हो गया, स्वयं किताब ने लिखकर मुझे, दूसरे को आदेश दे रहा है, वो दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के ये रूप हुए। अब इसके 2 रूप हैं। कैसे कैसे? जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना, दोनों रूप हो, गिराना और गिरवाना। दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में है। याद रखें, अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक कर्म लेने वाली हो जाती है, बदल जाती है। ये भी खास बात होती है। तो ये कई बार परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि राम लजाता है यानी कि शर्माता है, वह राम को लजवाता है। अब देखिए दोनों में हो गया ना, राम लजाता है, शर्मा रहा है, लेकिन वह राम को लजवाता है, कुछ ऐसा काम करता है जिसके कारण कि राम श्याम शर्म महसूस कर रहे हैं। इस तरह से प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, अर्थात दोनों प्रकार की क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सकर्मक या अकर्मक एक ही प्रकार की क्रिया के योग से ये बनती है। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं, लेकिन बनने के बाद वो हर स्थिति में सकर्मक रहती हैं। जैसे कि मैंने उसे हंसाया। सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है हम आगे बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा समझिए आप, शब्द से मूल अर्थ समझिए ज्यादातर। सकर्मक यानी कि कर्म के सहित, कर्म के साथ में। अकर्मक यानी कि अकर्म रहित, कर्म रहित, जिसमें कर्म न हो, बस इतनी सी बात है। मैंने उसे हंसाया, मैंने उससे किताब लिखवाई। पहले में कर्ता अन्य को हंसाता है और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है, कहता है। तो दोनों में ही प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इस प्रकार हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 रूप चलते हैं। प्रथम में ना और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है, जैसे कि हंसना, हंसवाना, करना, करवाना, लिखना, लिखवाना इत्यादि। मूल, द्वितीय, तृतीय प्रेरणा कुछ क्रियाओं के हम आपको भेद बता रहे हैं, रूप बता रहे हैं। उठना, उठाना, उठवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जगना, जगाना, जगवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। इन सभी क्रियाओं के रूपों के माध्यम से आप अच्छे समझ गए होंगे कि किस तरह से एक रूप दूसरे को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, तो कैसे रूप बदलता है। अब हम बात करते हैं यौगिक क्रिया क्या है। जैसा कि हमने बताया कि यौगिक क्रिया यानी कि योग यानी कि जोड़, जो संयुक्त हो, जो जुड़ी हुई हो। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, चलना, चल देना। अब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों में संयोग से, जैसा कि हमने बताया कि 2 से जुड़ाव होने के बाद ही एक तीसरी चीज बनती है, तो 2 या 2 से अधिक शब्द या धातु उसमें जुड़ी हुई होंगी।
नाम धातु किसे कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा और विशेषण इन दोनों में से किसी से बनती है तो। उदाहरण के रूप में संज्ञा जैसे कि हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ये संज्ञा से बन रही है धातुएं। विशेषण से बनने वाली चिकना से चिकनाना, गर्म से गरमाना। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब हम बात करते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों के बारे में। ऊपर उत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद हमने बताए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा और अक्सर इनसे संबंधित पाठ्यक्रमों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सकर्मक और अकर्मक। हम पहले सकर्मक को स्पष्ट करते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। अब देखिए, सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है व्याकरण में कि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ होता है, उसे ही देखने की आवश्यकता है। संस्कृत और हिंदी दोनों के व्याकरण में ये बहुत अच्छी सुविधा है। सकर्मक, स माने साथ, कर्म यानी कर्म, कर्म के साथ में, तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म निहित हो वह सकर्मक है, और अकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म निहित न हो, कर्म न हो। ये तो बहुत बारीक और सामान्य सा अंतर हो गया। अब उसको और अच्छे से समझने के लिए हम अलग अलग तरह के उदाहरण, अलग अलग तरह की परिभाषा, अलग अलग तरह की व्याख्या देखेंगे तो और समझ पाएंगे। और दूसरी बात इसमें ये बता दी कि जिस क्रिया के व्यापार, क्रिया का कार्य का प्रभाव कर्ता पर न हो, जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, वो मूर्तः सकर्मक कर्म सहित क्रिया है। अब उदाहरण से आप समझ लीजिए और अच्छे से। जैसे कि श्याम आम खाता है। अब इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्तृ रूप भी, कर्म रूप भी संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है। प्रश्न होता है क्या खाता है? मान लीजिए प्रश्न किया जाए तो उत्तर आएगा आम। तो आम क्या है? कर्म हो गया। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है। अब खाता है तो आम का संबंध खाने से हो गया, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए खाना जो क्रिया हुई वो सकर्मक क्रिया हुई। कभी कभी ये होता है अक्सर, लेकिन चूंकि कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, वह सीधा दिखता नहीं है। जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वहां पर क्या स्थिति थी कि कर्ता पर ने पढ़ के कर्म पर पड़ता था, यहां पर क्रिया का प्रभाव, क्रिया का संचालन सीधा कर्ता पर हो तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है और कर्म रहित होंगी, सामान्य सी बात है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण से हम और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि श्याम सोता है। अब इसमें सोना क्रिया एक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अकर्मक है। कैसे है? श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है। अब पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कौन सोता है, तो श्याम, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ रहा है, इसलिए सोना क्रिया क्या हुई? अकर्मक हुई। तो ये अच्छे समझ में आप आ गया होगा। फिर भी इसकी पहचान और अच्छे से कैसे की जाए वो बताते हैं हम आपको। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करें? सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या या किसको आदि प्रश्न करने से भी होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। इसको भी आप किसी भी उदाहरण के वाक्य के साथ क्या या किसको प्रश्न लगा के देख लीजिए। उत्तर यदि कुछ मिलता है तो इसका मतलब सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है, क्योंकि उत्तर में कर्म आएगा, ये तय बात है।
उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। जैसे कि प्रश्न किसे मारा, उत्तर किशोर को मारा, रमेश को मारा, कोई भी उत्तर होगा। मतलब प्रश्न क्या खाया, खाना खाया, फल खाया, उत्तर आ गया। प्रश्न क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है, किताब में विशेष किताब हो सकता है, हो सकती है, रामचरितमानस पढ़ता है, राग दरबारी पढ़ता है, गोदान पढ़ता है, अंधेरे में पढ़ता है, मुक्तिबोध की कविता पढ़ता है, जो भी है मतलब कहने का। तो उत्तर आ गया, इसका मतलब जिनका उत्तर आ गया तो वो सकर्मक क्रियाएं हैं। इन सब उदाहरणों में क्रियाएं सकर्मक हैं, ये जो ऊपर 3 उदाहरण बताए गए हैं। और उत्तर नहीं आया है तो अकर्मक है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है, बदलते भी रहते हैं बहुत सारे रूप इनके। जैसे अकर्मक उसका सिर खुजलाता है, ये अकर्मक क्रिया है, उसका सिर खुजलाता है। सकर्मक वह अपना सिर खुजलाता है। अब देखिए बदल गई, वाक्य बदलते ही क्रिया भी बदल जाती है, ये आपको गौर से ध्यान। उसका सिर खुजलाता है, ये अकर्मक है। क्या खुजलाता है, उत्तर आ रहा है सिर, लेकिन सिर क्या है, सिर अपने आप में ही एक तरह से उसका सिर पूरा कर्ता हो रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। अब वह अपना सिर खुजलाता है, यहां पर चीजें बदल गई हैं तो यहां पर सकर्मक हो गया है। और समझे आप, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये अकर्मक है, लेकिन मैं घड़ा भरता हूं, ये सकर्मक है। वाक्य बदलते ही क्रिया का रूप बदल जाता है। तुम्हारा जी ललचाता है, ये अकर्मक है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये सकर्मक है। और कुछ उदाहरण देखें आप। अकर्मक जी घबराता है, सकर्मक विपदा मुझे घबराती है। अकर्मक वह लजा रही है, सकर्मक वह तुम्हें लजा रही है। विशेष बात, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं, यानी कि ऐसी धातु जो दोनों जगह प्रयुक्त होती हो। क्रिया के अन्य भेद इस प्रकार हैं। द्विकर्मक क्रिया, ये भी कुछ भेद हैं, उनको भी जान लीजिए आप। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और 2 कर्म वाली होती हैं, जैसे कि राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में कर्म एक ही है, रोटी, किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं में 2 कर्म है, लड़के को और वेद, यानी कि 2 कर्म सहित ये क्रिया है, इसलिए द्विकर्मक। वही मैंने कहा कि नाम में छुपा हुआ है उसका अर्थ, द्विकर्मक यानी कि 2 कर्म। संयुक्त क्रिया, इसमें भी नाम में संयुक्त यानी कि जुड़े हुए, अब वो जुड़े हुए होंगे, 2 से अधिक ही होंगे। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। अब इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा और पहुंच गया, ये तीनों संयुक्त क्रियाएं हैं, अर्थात 2 से अधिक क्रियाएं धातुओं का प्रयोग जहां पर एक वाक्य में हो वो संयुक्त क्रिया होगी। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद 2 या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न हैं, क्योंकि जहां एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहां दूसरी और संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठाना, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, सकना, चुकना, लगना, करना, भेजना, चाहना इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं। अब इन क्रियाओं को आप देख लीजिए गंभीरता से, ये इसकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं, जैसे कि दोनों प्रकार की क्रियाएं बनती हैं, सकर्मक भी और अकर्मक भी। अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर पड़ना, सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। ये संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है, प्रमुख होती है। अगर ये सामान्य सी बात है कि उस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होंगी, लेकिन जो पहली क्रिया होगी वो प्रधान या प्रमुख होगी, और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। ये आप विशेष समझ लीजिए बात। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ सकता हूं, इसमें सकना
क्रिया, पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, अतः पढ़ना प्रधान क्रिया हुई, सकना उसके संयुक्त में प्रयोग होने वाली क्रिया हुई। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। संयुक्त क्रिया के भेद, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्य 11 भेद हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। क्रिया के और विशेष बातें जो रहेगी वो हम अलग वीडियो में आपको और समझाएंगे। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब ये भी नाम में अर्थ छुपा हुआ है, जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा, ये आरंभ बोधक क्रियाएं हैं, आरंभ बोधक संयुक्त क्रियाएं हैं। समाप्ति बोधक, अब यह भी देख लीजिए समाप्ति के भाव हो, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वहां समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह खा चुका, अब ये कार्य समाप्त हो गया, वह पढ़ चुका, पढ़ाई पूर्ण हो चुकी। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अगला है अवकाश बोधक, जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, जाने न पाया। अगला है अनुमति बोधक, यानी कि परमिशन लेना एक तरह से, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, पता लगे, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। अब यहाँ पर एक तरह से अनुमति ली जा रही है या दी जा रही है, इस तरह का जब भाव प्रकट होता है वहां अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं नित्यता बोधक, जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता यानी कि एक कंटिन्यूटी, लगातारपन, उसे जारी रखते हुए जो वाला भाव हो, तो वो स्थिति है। जैसे हवा चल रही है, अब ये रुक नहीं रही, कंटिन्यूटी है, जारी है। पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा, मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बन जाती है। अगला है आवश्यकता बोधक, जरूरत, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। अब मुझे करना पड़ता है, तुम्हें करना चाहिए, यानी कि आवश्यकता, जरूरत है, वैसा ही करे, वही करे। अगला है निश्चय बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, एकदम परफेक्ट कि यही है, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीच ही में बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। अब ये निश्चय स्थिति है। इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव भी निहित होता है, वर्तमान रहता है। अगला है इच्छा बोधक, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे कि वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं। अब यहां पर क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। बहुत सरल उदाहरण है, बहुत सरल परिभाषा, आप आसानी से समझ रहे होंगे। यहां तक अभ्यास बोधक, इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूं। अब ये अभ्यास है, यानी कि प्रैक्टिस है। अगर आप करते रहेंगे कोई भी चीज तो उसमें धीरे धीरे निपुण होते चले जाएंगे। तो जहां अभ्यास का भाव का बोध हो वहां पर अभ्यास बोधक क्रिया है। अगली है शक्ति बोधक, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, ज्ञान होता है। जैसे मैं चल सकता हूं, ये उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है चलने का। वह बोल सकता है, उसमें बोलने की शक्ति है। इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। अगला है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है। अब इस तरह के जो शब्द हैं, पढ़ा लिखा, आया जाया, हाँ, पड़ोसियों से बार बार
मिलते जुलते रहो। तो इस तरह के भाव वाली जब क्रिया हो तो ये क्रिया है। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। जैसे कि मैंने बताया, नाम से वही सहायक क्रिया, यानी कि सहयोग करने वाली मुख्य क्रिया के साथ में कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं। हिंदी में इन क्रियाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इसके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है बदलने से। जैसे कि वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, वे सुन रहे थे। इनमें खाना, पढ़ना, जगना और सुनना मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं जैसे है, था, हुए थे, रहे थे, सहायक क्रियाएं, ये मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहयोग कर रही हैं यहाँ पर, इसलिए ये सहायक क्रिया है। अब बात करते हैं नाम बोधक क्रिया की। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया भाषण करना, विशेषण प्लस क्रिया दुखी होना, निराश होना। विशेष बात दृष्टव्य, ध्यान रहे, नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं होती। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के योग से मेल से बनती हैं। दोनों में यही विशेष अंतर है। पूर्वकालिक क्रिया, इसकी परिभाषा देखें। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, अर्थात दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे नहाकर भोजन किया, अब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया तुरंत, नहाकर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध हो रहा है, पता लग रहा है। क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यापार में व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो क्रिया को लेकर के। क्रिया को हमने कोशिश की आपको समझाने की, संभवतः आप समझ गए होंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी यदि वीडियो में कुछ चीज़ें आपकी समझ में न आई हों तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। हम पुनः उसको और भी सरलीकृत करके समझाने की कोशिश करेंगे। और क्रिया संबंधित एक वीडियो हम प्रश्नों की बनाएंगे और क्रिया संबंधित एक वीडियो हम ट्रिक की बनाएंगे, कैसे क्रिया को आसानी से याद करें। अपने दूसरे सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें और आप इन वीडियो के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें और उनमें गुणात्मक रूप से सफल हो सकें, ऐसी आशा है हमें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।